हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अल्फा नॉलेज बॉक्स। इस वीडियो में आज मैं एनसीईआरटी क्लास 7 सोशल साइंस के थीम बी टेपेस्ट्री ऑफ द पास्ट में दिए हुए चैप्टर 5 द राइज ऑफ एम्पायर्स के क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करने वाली हूँ। इस वीडियो को आप लास्ट तक अवश्य देखें क्योंकि यहाँ पर आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर वन शॉट में मिलने वाले हैं। अगर अभी तक आपने बाकी के चैप्टर्स की क्वेश्चन आंसर की वीडियोस को नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक से या फिर चैनल के प्लेलिस्ट क्लास 7 सोशल साइंस से आप सभी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर की वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 5 द राइज ऑफ एम्पायर्स क्वेश्चंस एंड एक्टिविटीज। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट आर द फीचर्स ऑफ एन एम्पायर एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम अ किंगडम, एक्सप्लेन। यहाँ पर आपको बताना है कि एम्पायर के क्या फीचर्स हैं, साम्राज्य के क्या गुण हैं, विशेषताएं हैं और ये किंगडम से, राज्य से किस तरह से डिफरेंट है, एक्सप्लेन करिए। एम्पायर एक स्ट्रॉन्ग रूलर के हाथ में एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल यूनिट होती है जिसके अंडर एक से ज़्यादा किंगडम हो सकते हैं। यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन आर्मी स्ट्रॉन्ग होती है। एन एम्पायर इज अ लार्ज पॉलिटिकल यूनिट दैट इंक्लूड्स मैनी किंगडम्स और रीजन्स अंडर द रूल ऑफ वन एम्परर। इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट, अ लार्ज आर्मी, an efficient administration and a well organized tax system। इसके विपरीत किंगडम एक छोटा एरिया होता है जहाँ पर एक राजा रूल करता है। किंगडम की अपेक्षा एम्पायर काफ़ी बड़ा होता है, पावरफुल होता है और कई सारी टेरिटरीज को कंट्रोल करता है, जबकि किंगडम केवल कुछ लिमिटेड एरिया को ही कंट्रोल और गवर्न करता है। A kingdom, on the other hand, is smaller and is ruled by a king. Thus, an empire is larger, more powerful, and control many territories, while a kingdom governs a limited area. Question number 2 है what are some important factors for the transition from kingdoms to empire? Kingdoms के empires में ट्रांसफॉर्म होने के कौन से important factors हैं? Kingdoms के empire में ट्रांजिशन के कई कारण हैं, जैसे स्ट्रॉन्ग रूलर्स, पावरफुल आर्मीज, efficient administration, regular tax collection, growth of agriculture and trade, use of iron tools, and control over important trade routes. These factors helped rulers expand their territories and established large empires. Question number 3 पर दिया हुआ है कि Alexander is considered an important king in the history of the world. Why do you think that is so? इंडियन हिस्ट्री में अलेक्जेंडर को सिकंदर महान के नाम से जाना जाता है। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि वर्ल्ड की हिस्ट्री में अलेक्जेंडर को इम्पोर्टेंट किंग क्यों माना जाता है। अलेक्जेंडर को ग्रेटेस्ट रूलर या इम्पोर्टेंट किंग इसलिए माना जाता है क्योंकि उसने बहुत ही कम एज में विशाल साम्राज्य स्थापित किया था। अलेक्जेंडर इज कंसिडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर्स बिकॉज ही बिल्ट अ वास्ट एम्पायर stretching from Greece to northwestern India. His conquest connected different regions, encouraged trade and cultural exchange, and influenced the history of many countries. Therefore, he holds an important place in world history. सिकंदर के विजय के कारण कई तरह के रीजन्स, व्यापार और कल्चर एक्सचेंज हुए। डिफरेंट टाइप के रीजन्स का, व्यापार का और संस्कृत का आदान प्रदान हुआ, इसलिए वर्ल्ड की हिस्ट्री में सिकंदर का या अलेक्जेंडर का एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है। हिज कंक्वेस्ट कनेक्टेड डिफरेंट रीजन्स, इनकरेज्ड ट्रेड्स एंड कल्चरल एक्सचेंज एंड इन्फ्लुएंस्ड द हिस्ट्री ऑफ मैनी कंट्रीज। देयरफॉर ही होल्ड्स एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन वर्ल्ड हिस्ट्री। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है इन अर्ली इंडियन हिस्ट्री द मौर्यास आर कंसिडर्ड इम्पॉर्टेंट, स्टेट योर रीजंस। अर्ली इंडियन हिस्ट्री में मौर्य साम्राज्य को इम्पोर्टेंट क्यों माना जाता था, रीजन बताइए। मौर्य एम्पायर इंडियन हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा लार्ज और पावरफुल एम्पायर था जिसने इंडिया के एक बड़े भाग को एक साथ यूनाइट करने का काम किया था। आंसर आप इस तरह से लिख सकते हैं कि द मौर्य एम्पायर्स वाज द फर्स्ट लार्ज एम्पायर टू यूनाइट मच ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट अंडर वन रूल। It was founded by
Chandragupta Maurya and reached its greatest height under Ashoka. इसके फाउंडर थे चंद्रगुप्त मौर्य और इसे ग्रेटेस्ट हाइट तक पहुंचाया था अशोका ने। आगे आप लिख सकते हैं कि अशोका प्रमोटेड पीस, नॉन वायलेंस, गुड गवर्नेंस एंड पब्लिक वेलफेयर आफ्टर द कलिंगा वार। और लास्ट में आप लिख सकते हैं कि द मौर्य पीरियड आल्सो स्ट्रेंथेंड एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रेड एंड कल्चरल डेवलपमेंट। अशोका ने कलिंगा वार के बाद पीस का, नॉन वायलेंस का संदेश दिया, साथ ही पब्लिक वेलफेयर के लिए काम किया। साथ ही मौर्यन पीरियड ने एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रेड और कल्चरल डेवलपमेंट को मजबूत किया। इसीलिए इंडियन हिस्ट्री में मौर्य एम्पायर को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 पर क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट वर सम ऑफ कौटिल्याज की आइडियाज, विच वन ऑफ दिस कैन यू ऑब्जर्व इवन टुडे इन द वर्ल्ड अराउंड अस। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि कौटिल्य के कौन कौन से की आइडियाज थे, इनमें से कौन से आइडियाज आज भी हमारे आसपास दिखाई देते हैं। आंसर आप इस तरह से लिखेंगे कि कौटिल्य ने अपनी बुक अर्थशास्त्र में गुड गवर्नेंस, स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन, फेयर टैक्सेशन, पावरफुल आर्मी, एफिशिएंट इंटेलिजेंस सिस्टम और इंसानों के कल्याण पर, वेलफेयर पर जोर दिया है। आज भी इनमें से कई आइडियाज का इफेक्ट दिखाई देता है। कौटिल्य इन हिज बुक अर्थशास्त्र emphasized good governance, a strong administration, fair taxation, a powerful army, an efficient intelligence system, and the welfare of the people. Many of these ideas are still followed today. Modern governments collect taxes, maintain law and order, protect the country through security agencies, and work for the welfare and development of their citizens. कौटिल्य के आइडियाज़ के अकॉर्डिंग आज भी मॉडर्न गवर्नमेंट टैक्सेस कलेक्ट करती है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करती है, कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए सिक्योरिटी एजेंसीज का सहारा लेती है और सिटीजन्स के वेलफेयर के लिए डेवलपमेंट जैसे काम करती है। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है, व्हाट वर द अनयूजुअल थिंग्स अबाउट अशोका एंड देयर एम्पायर। यहाँ पर आपको बताना है कि अशोक और उसके अंपायर की कौन सी बातें अनूठी थी। व्हाट ऑफ दैट हैज़ कंटिन्यूड टू इन्फ्लुएंस इंडिया एंड व्हाई। राइट योर ओपिनियन इन अबाउट 250 वर्ड्स। उनमें से किन बातों का भारत पर आज भी प्रभाव है और क्यों, लगभग 250 वर्ड्स में एक्सप्लेन करिए। अबाउट 250 वर्ड्स में अपने ओपिनियन को एक्सप्लेन करिए। हम सब जानते हैं कि एम्परर अशोका वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर इन इंडियन हिस्ट्री। व्हाट मेड हिम अनयूजुअल वाज दैट आफ्टर द कलिंगा वार he was deeply saddened by the suffering caused by war. Instead of trying to conquer more kingdoms, he chose the path of peace. Compassion and dharma. Dharma means moral living. इंडियन हिस्ट्री में अशोक एक महान योद्धा और सम्राट थे। उन्हें अन्य राजाओं से अलग बनाने वाली सबसे बड़ी बात ये थी कि कलिंग युद्ध में होने वाले विनाश और दुख को देखकर उन्होंने हिंसा का मार्ग छोड़ दिया था। कलिंगा वार के बाद उन्होंने और अधिक किंगडम्स को पाने के लिए, उन पर विजय हासिल करने की जगह पीस का, दया का और धर्म का रास्ता अपनाया। अशोका बिलीव दैट अ किंग शुड केयर फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल पीपल। ही बिल्ट रोड्स, प्लांटेड ट्रीज, dug wells, established hospitals for humans and animals, and encouraged kindness, honesty and respect for parents, teachers and elders. अशोक ऐसा बिलीव करते थे कि राजा का काम लोगों की भलाई करना है, वेलफेयर करना है। इसलिए उन्होंने रोड्स बनवाई, प्लांट लगवाए, ट्रीज लगवाए, कुएं खुदवाए और हॉस्पिटल एस्टेब्लिश किए, बनवाए, इंसानों के लिए और जानवरों के लिए, पेरेंट्स, टीचर और एल्डर्स के रिस्पेक्ट के लिए, और साथ ही दया और ईमानदारी के लिए लोगों को
इनकरेज किया। उन्होंने सभी धर्मों का रिस्पेक्ट किया और लोगों से आपसी मतभेद को मिटा करके एक साथ रहने की, पीसफुल रहने की अपील की। ही स्प्रेड हिज मैसेजेस थ्रू inscriptions on rocks and pillars so that everyone could read and follow them. अशोका ने अपने मैसेजेस को रॉक्स पर और पिलर्स पर खुदवाया ताकि सभी लोग उसे रीड कर सकें और फॉलो कर सकें। अशोका के कई आइडियाज आज भी इंडिया को प्रभावित करते हैं। द लॉयन कैपिटल ऑफ अशोका एट सारनाथ इज इंडियाज नेशनल एम्बलम एंड द अशोक चक्र अपीयर्स एट द सेंटर ऑफ इंडियन नेशनल फ्लैग। सारनाथ का अशोक चक्र इंडिया का नेशनल एम्बलम है, राष्ट्रीय प्रतीक है। आपने देखा होगा कि जो हमारा नेशनल फ्लैग है उसके सेंटर में अशोक चक्र बना हुआ है। हिज प्रिंसिपल्स ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस, नॉन वायलेंस, जस्टिस एंड वेलफेयर ऑफ द पीपल आर रिफ्लेक्टेड इन द वैल्यूज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और लास्ट में आप अपना ओपिनियन बताएंगे। इन माई ओपिनियन अशोका वाज अ ट्रूली रिमार्केबल ruler because he believed that true greatness comes from serving people rather than winning wars. His message of peace, equality, and respect for all religions remains relevant even today and inspires India to promote unity, harmony, and social welfare. मेरे विचार से अशोक एक आदर्श एम्परर थे, रूलर थे, क्योंकि उन्होंने माना कि विनिंग ऑफ वॉर से मानवता को महत्व देना चाहिए। वो मानते थे कि ट्रू ग्रेटनेस तब आती है जब आप किसी पीपल के लिए कुछ करते हैं। अशोक की पीस, इक्वलिटी और रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन्स आज भी इंडिया के यूनिटी, हार्मनी और सोशल वेलफेयर को इंस्पायर करता है। क्वेश्चन नंबर 7 में अशोक का एक शिलालेख लिखा हुआ है, चलिए इसे देख लेते हैं। Thus speaks the beloved of gods, the king प्रियदासी। यहाँ पर दिया हुआ है कि देवताओं के प्रिय राजा प्रियदासी कहते हैं, My officers of dharma are busy in many matters of public benefit. They are busy among members of all sects, both ascetics and householders. प्रियदासी कहते हैं कि मेरे धर्म के ऑफिसर्स पब्लिक बेनिफिट के बहुत सारे कामों में बिजी हैं। वे सभी संप्रदायों के सदस्यों, सन्यासियों और हाउस होल्डर की सेवा में लगे हुए हैं। मैंने कुछ अधिकारियों को बुद्धिस्ट ऑर्डर, ब्राह्मणों, आजीविका, जैन्स और विभिन्न समुदायों के कामों के लिए अपॉइंट कर दिया है। देयर आर मैनी कैटेगरीज ऑफ ऑफिसर्स विथ अ वैरायटी ऑफ ड्यूटीज, but my officers of dharma are busy with the affairs of these and other sects. अब यहाँ पर दिया हुआ है कि अशोक के इस शिलालेख को पढ़ने के बाद क्या आपको लगता है कि वो अदर रिलीजन्स के लिए टॉलरेंट थे? इसके बारे में आपको अपने स्कूल में, क्लास में अपना ओपिनियन शेयर करना है। आप लिख सकते हैं कि हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि अशोक सभी धर्मों के लिए टॉलरेंट थे। उनके शिलालेख से ये पता चलता है कि उन्होंने सभी धर्मों के लिए, डिफरेंट धर्मों के लिए, जैसे बुद्धिज्म, ब्राह्मण्स, आजीविका, जैन और अदर्स के लिए ऑफिसर्स अपॉइंट किए थे टू लुक आफ्टर द वेलफेयर ऑफ पीपल। यस, आई थिंक अशोका वाज टॉलरेंट टुवर्ड अदर religions and schools of thought. His edict clearly state that he appointed officers to look after the welfare of people belonging to different religions such as Buddhist, Brahmins, Ajivikas, Jains and others. This shows that he respected all faiths equally and encouraged harmony among different communities. इन बातों से पता चलता है कि वो सभी धर्म का रिस्पेक्ट करते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। द ब्रह्मी स्क्रिप्ट वाज अ राइटिंग सिस्टम दैट वाज वाइडली यूज्ड इन एंशिएंट इंडिया। ट्राई टू लर्न मोर अबाउट दिस स्क्रिप्ट टेकिंग हेल्प फ्रॉम योर टीचर्स व्हेनेवर रिक्वायर्ड। क्रिएट अ स्मॉल प्रोजेक्ट एंड इंक्लूड व्हाट यू हैव लर्न अबाउट ब्रह्मी। ब्रह्मी स्क्रिप्ट एक रिटन सिस्टम है जो कि एंशिएंट इंडिया में वाइडली
यूज़ की जाती थी। इस स्क्रिप्ट के बारे में और भी जानने की कोशिश करें और यदि आवश्यकता हो तो अपने टीचर की हेल्प लें। एक छोटा प्रोजेक्ट बनाएं और आपने ब्राह्मी के बारे में जो भी सीखा है उसे इस प्रोजेक्ट में लिखें। ब्राह्मी स्क्रिप्ट के स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए मैंने यहाँ पर आपको आइडिया दिया है। आप चाहें तो इसे लिखें या फिर अपने टीचर की हेल्प से या इंटरनेट की हेल्प से भी आप लिख सकते हैं। सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट को टाइटल दें, ब्राह्मी स्क्रिप्ट द एंशिएंट राइटिंग सिस्टम ऑफ इंडिया। ब्राह्मी एंशिएंट इंडिया के ओल्डेस्ट राइटिंग सिस्टम में से एक है। इट वॉज वाइडली यूज्ड फॉर अराउंड द 3rd century BCE. Many of Emperor Ashoka's inscriptions were written in Brahmi. The script is written from left to right. अशोक के इंक्रिप्शंस ब्राह्मी स्क्रिप्ट में ही लिखे गए हैं और ये लेफ्ट से राइट लिखी जाती है। इन द 19th century, जेम्स प्रिंसेप सक्सेसफुली डिसाइफर्ड द ब्राह्मी स्क्रिप्ट। 19th सेंचुरी में जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी स्क्रिप्ट को पढ़ने में सफलता हासिल की। यहाँ पर इस पिक्चर में ब्राह्मी अल्फ़ाबेट्स को दिखाया गया है और ये किसी रॉक्स पर लिखा हुआ इनक्रिप्शन है जो कि ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा गया है। तो आप नेट से इस तरह की पिक्चर निकाल के भी अपने प्रोजेक्ट में पेस्ट कर सकते हैं। प्रोजेक्ट में आगे आप लिख सकते हैं कि इंडियन लैंग्वेज इसी स्क्रिप्ट से डेवलप हुई है। मॉडर्न इंडिया की कई स्क्रिप्ट देवनागरी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम और उड़िया इसी ब्राह्मी स्क्रिप्ट से डेवलप हुई हैं। आगे आप लिख सकते हैं कि ब्राह्मी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्ड हिस्टोरियंस अंडरस्टैंड एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री एंड द मैसेजेस ऑफ अशोका। ब्राह्मी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी हेल्प से हिस्टोरियन ने इंडियन हिस्ट्री को, एंशिएंट हिस्ट्री को जाना और अशोक के मैसेजेस को समझा। प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के बाद आप कंक्लूजन अवश्य लिखें। आप लिख सकते हैं कि द ब्राह्मी स्क्रिप्ट इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियाज कल्चरल हेरिटेज एंड प्लेड अ मेजर रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन राइटिंग सिस्टम्स। चलिए चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि सपोज करिए कि 3rd century BCE में आपको कौशंबी से कावेरी पटना तक की यात्रा करनी है। यहाँ पर आपको बताना है कि आप इस जर्नी को कैसे करेंगे और रास्ते में ठहराव के साथ आपको इसको तय करने में कितना समय लगेगा। यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि 3rd century BC में लोग पैदल यात्रा करते थे, नदी का रास्ता अपनाते थे या फिर बैलगाड़ी का यूज़ करते थे। इसलिए आप आंसर इस तरह से लिखेंगे कि इफ़ आई हैड टू ट्रेवल फ्रॉम कौशंबी टू कावेरीपट्टनम इन द 3rd century BCE, I would travel mainly by bullock cart and on foot using the important trade routes of the Mauryan Empire. 3rd century में मौर्य एम्पायर इस्टेब्लिश हो चुका था, इसलिए आप लिख सकते हैं कि यूजिंग द इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट ऑफ द मौर्यन एम्पायर। आगे आप लिखेंगे वेयर एवर पॉसिबल आई वुड ऑल्सो यूज बोट्स टू ट्रेवल अलॉन्ग रिवर्स। आई वुड स्टॉप एंड मेजर टाउन्स फॉर फूड, रेस्ट एंड सेफ्टी। रास्ते में आपको फूड की और रेस्ट की भी आवश्यकता है, इसलिए आप लिखेंगे जो भी मेजर टाउन्स होंगे वहाँ पर फूड के लिए, रेस्ट के लिए और सेफ्टी के लिए रुकेंगे। कौशंबी से कावेरी पट्टनम का डिस्टेंस 2000 किलोमीटर है, इसलिए आप लिखेंगे द जर्नी वुड बी अबाउट 2000 किलोमीटर एंड ट्रेवलिंग 20 to 30 किलोमीटर पर डे। इट वुड टेक अराउंड 3 to 4 months इंक्लूडिंग रीजनेबल हार्ट्स। अगर आप हर दिन 20 से 30 किलोमीटर दूरी तय करते हैं तो आपको 3 से 4 months लगेगा, क्योंकि बीच में आपको विश्राम करना भी आवश्यक है, रीजनेबल रहेगा। ट्रेवलिंग इज अ ग्रुप विथ मर्चेंट्स वुड मेक द जर्नी सेफर एंड मोर कंफर्टेबल। क्योंकि मर्चेंट्स को रूट अच्छी तरह से पता होता है, इसलिए आप लिखेंगे कि मर्चेंट्स के ग्रुप के साथ ट्रेवलिंग करना सेफ रहेगा और कंफर्टेबल भी। तो ये था चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको सभी क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो फिर मिलते हैं किसी न्यू वीडियो के साथ। दिस इज द एंड ऑफ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।